आदाब। खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात करीब आते ही सियासी जमातें मुख्तलिफ तबके के वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुट गई हैं। रियासत की आबादी में कम अज कम 11% मुसलमान हैं और कई सीटों पर मुस्लिम वोट काफी अहमियत के हामिल हैं। अगरचे ये कहना गलत नहीं होगा कि इंतखाबात के दौरान सियासी जमातें मुसलमानों की फलाह बहबूद और उनकी पसमानदगी दूर करने की बातें करती आई हैं, मगर बाद में ये वादे वफा नहीं हुए हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। हालिया कुछ अरसे में तो अब सियासी जमातों की जानिब से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने की शरह भी काफी कम हो गई है और ये सेकुलर जमातों पर भी लागू होता है। महाराष्ट्र में इस मर्तबा के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी और शिवसेना इत्तेहाद ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट ही नहीं दिया। हालांकि मरकज में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत मुसलमानों और खासकर मुस्लिम खवातीन की फलाह के लिए काम करने की बात करती आई है। अब देखना यह होगा कि मुस्लिम वोटर इस इत्तेहाद को किस तरह देखेंगे। रियासत में इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी बड़े पैमाने पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और पार्टी ने 51 उम्मीदवार मैदान में भी उतारे हैं। वाज़ेह है कि लोकसभा में इस जमात को औरंगाबाद सीट पर कामयाबी हासिल हुई थी। मजलिस का असल वोट बैंक भी मुस्लिम वोटर ही दिख रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी की भी मुस्लिम वोटरों पर नजर रहेगी। कांग्रेस ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि एनसीपी ने भी कुछ को टिकट दिया है। ऐसी भी खबरें आती हैं कि कांग्रेस में इख्तलाफात की वजह से पार्टी की जानिब से मुस्लिम वोटर को नजरअंदाज करना भी है। मुल्क के कई दिगर इलाकों की तरह ही महाराष्ट्र में भी तालीम, तामीर व तरक्की व दिगर शोबों में मुसलमानों के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है। अब देखने वाली बात यह होगी कि असेंबली इंतखाबात में रियासत का मुस्लिम वोटर किसकी किस्मत चमकाएगा, किसकी झोली में जाएगा मुस्लिम वोट। इस सिलसिले में सियासी जमातों की क्या राय है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज हम अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में हमारे साथ दो खास मेहमान भी मुंबई से जुड़ रहे हैं। दोनों खास मेहमानों का तारुफ भी करा दें। हमारे साथ वसीम आर खान साहब, जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी के सदर हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं अपने खास प्रोग्राम में। और साथ ही साथ हमारे साथ MIM के सीनियर लीडर भी मौजूद हैं, पटेल साहब, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले वसीम साहब, आपसे सवाल ये कि महाराष्ट्र में 11% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन मुसलमानों को एक भी टिकट बीजेपी ने नहीं दिया है। अगर बात हरियाणा की जाए तो 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को आपने वहां पर टिकट दिया है, जबकि वहां पर 7% आबादी है मुसलमानों की। क्या दिखाना चाहती है बीजेपी महाराष्ट्र में? देखिए, बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में 525 टिकट्स दिए थे, जिसमें हमारे 225 उम्मीदवार जीत के आए थे। 3 नगर निगम के भी उम्मीदवार हमारे जीत के आए थे। अभी उस लेवल पे हमारी तैयारी नहीं है कि मुस्लिम को टिकट दिया जाए। आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज बहुत तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है, आने वाले दिनों में डेफिनेटली बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और हम देखिए, मुसलमान होने के नाते मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिफाइबल होगा कि मुसलमान होने के नाते आपको टिकट दिया जाए, जबकि आप जीत सकते हो उसके लिए टिकट दिया जाए। धीरे धीरे इस पार्टी में जिस तरह से पिछले 65 साल यानी वसीम आर खान साहब, आप सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों में वो काबिलियत नहीं, इस वजह से बीजेपी टिकट नहीं दे रही है? नहीं, बिल्कुल मुसलमानों में काबिलियत है और बहुत अहम हिस्सेदारी पार्टी ने संगठन में दिया है मुसलमानों को। लेकिन जिस तरह से पिछले 65 सालों में मुस्लिम समाज को दीगर पार्टियों ने भाजपा से दूर रखा, उनको वो नुकसान उठाना पड़ रहा है आज हम लोगों को। बाकी आने वाले दिनों में 2024 में देखिए, बहुत बड़े पैमाने पे मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को टिकट इस पार्टी से मिलेगा। इस पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज को बहुत हिस्सेदारी दी है, संगठन में बहुत सारे तंजीम में हिस्सेदारी दी है, लेकिन टिकट नहीं दे सकती बीजेपी। लेकिन टिकट नहीं दे सकती, आखिर क्यों बीजेपी पर यह इल्जाम लगता है कि मुसलमानों से दूरी इख्तियार करती हुई नजर आ रही है बीजेपी? फिर क्यों आखिर सच नहीं साबित करती बीजेपी? हमने, हमारे पंत प्रधानमंत्री ने 130 करोड़ भारतीयों की बात की है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान ये बिल्कुल नहीं चलता है। हमारे यहाँ क्या इस हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरक्की सिर्फ मुसलमान ही जीत के कर सकता है? ऐसा नहीं है। जिस वक्त फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बातें बीजेपी किस बुनियाद पर करती है? वसीम आर खान साहब, फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की बात किस बुनियाद पर बीजेपी करती है? आज इस देश के 130 करोड़ जो भारतीय हैं, उनमें से तकरीबन 30 करोड़ आबादी हमारे मुस्लिम समाज की है। मुस्लिम समाज सुरक्षित हाथों में है। मुस्लिम समाज
तरक्की की राह पे है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं, आज पूरा समाज बहुत तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ अग्रसर हो रहा है। आने वाले दिनों में चुनाव में भी भागीदारी ज़रूर मिलेगी। अभी उतना हम लोग देखिए, नगर निगम जो चुनाव होता है उसकी तैयारियों को लेकर हम लोग सक्षम हैं और हमें टिकट भी दिया गया। आने वाले दिनों में 2024 में आप देखिए बहुत सारे हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को वोट में टिकट मिलेगा और वो चुनकर भी आएंगे। यानी आपका ये कहना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक ही अभी तक महदूद है, बीजेपी को ऐसा लगता है आगे आने वाले दिनों में ही महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है बीजेपी। अब बशीर मुर्तजा पटेल साहब आपके पास लौटना चाहेंगे और आपसे सवाल ये कि एमआईएम का आखिर मकसद क्या है? आप किन मकासद के साथ महाराष्ट्र की असेंबली इंतखाबात में उतर रहे हैं? क्या कुछ बुनियादी मकसद? जी जी देखिए, पिछले कई सालों से हमने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी जी और दीगर जो है, इन्होंने सिर्फ वादे किए, कोई वादा पूरा नहीं किया। मुसलमानों के मसाइल बेशुमार है, लेकिन हत्ता के यहाँ तक बात आ गई है कि जो हमारी शरीयत है, इसके हमारे लीडर कौमी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में हिंदू मुस्लिम के छोड़कर तमाम इंसानियत का दर्स कि हर मज़हब को अपने मज़हब पे चलने की पूरी आज़ादी है। जब हमारे दीन में लकुम दीन हुकुम कुरान पाक में अजीज नाजिर है, कोई आयत करीमा कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। लेकिन मुझे दुख और अफसोस है कि इतनी बड़ी आज़ादी वाला हमारा देश, जिधर कभी कहते थे सोने की चिड़िया है, लेकिन जब मज़हब के ऊपर कोई बात आती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा, हमारे पे जो कानून है शरीयत के ऊपर, इसके अंदर इंटरफेयर करना इंसान को किसी को ये हक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। हमारे लीडर जो असदुद्दीन ओवैसी है, इन्होंने पार्लियामेंट में बड़ी आवाज़ बुलंद से कहा है, चाहे वो दलित हो चाहे कोई भी समाज का हो, लेकिन जो दस्तूर ने उसको हक दिया है उसको अपने हक से महरूम नहीं होना चाहिए। किसी मजलूम के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। जो महात्मा गांधी जी ने कहा था, इसके उसूलों के ऊपर चाहे भीम मानने वाले हों, चाहे उनके के साथ भी ओवैसी साहब ने बड़ी साथ कुर्बानी दी है कि हमारे देश में जो एकता, आज हम जो माहौल देख रहे हैं, तो इसके अंदर जात पात के ऊपर एक दूसरे से नफरत का काम चलने शुरू हुआ है। एमआईएम किन ताकतों के खिलाफ लड़ना चाह रही है महाराष्ट्र में? बशीर मूसा साहब जी महाराष्ट्र के अंदर फिरका परस्त जो है, जो सदियों से हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी, लेकिन कुछ मफाद परस्त लोग, कुछ लीडर लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए, भाई हिंदू भाई से मुस्लिम भाई को लड़ाने के लिए अपनी सियासत की दुकान चमका रहे हैं, जो एक नाइंसाफी बात है। हमारे मुल्क के अंदर पहले जिस तरह से गांधी जी थे और बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ हुए, कभी भी आपस के अंदर है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं टोकना तो पहले मेरी बात पूरी कर लो मेरे रफीक के कार से। तवक्को नहीं है कि ये जो दीन है का ही नाम मुस्लिम है। मुस्लिम देखिए सुनिए, मैं क्या साफ तौर से कहना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान के अंदर 130 करोड़ देश की आबादी वाले देश में आप सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, आप सिर्फ मुसलमानों के आप की बात करेंगे। इस देश का 130 करोड़ आबादी वाला देश, इस देश में हमारे 70% जो हिंदू भाई हैं वो सेकुलर हैं। उन्होंने हमेशा हमारे मुस्लिम भाइयों को गले लगाया और मुसलमान भाइयों ने भी उनको गले लगाया। आप सिर्फ मुसलमान की राजनीति नहीं कर सकते। आपकी पार्टी का नाम बताइए पूरा क्या है? आपकी पार्टी का नाम ही मुसलमान से शुरू होता है। आप बताइए आपकी पार्टी, आप इसमें कोई गुनाह नहीं है। राजनीति कर रहे हैं जब आप एक मिनट, जब राजनीति दलित की बात आ रही है, तक गिरा रहे हैं, बात आ रही है, और मुसलमान अगर अपने मकसद की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं मुसलमान, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। इस देश के वफादार है, हम वफादार रहेंगे। ये हमारे आबा दादा की हमारे कब्रिस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं। ये देखिए बात आपकी पार्टी का पूरा नाम बता दीजिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। ठीक है, वसीम खान साहब आपसे सवाल ये कि आपको लगता है और आपकी पार्टी को लगता है कि मुसलमानों को बीजेपी से दूर करने की दिगर पार्टियों ने कोशिश की, तो फिर बीजेपी ने ऐसी कोशिश क्यों नहीं की कि मुस्लिम और अक़लियत उनके साथ जुड़े और वो एतमाद बहाल हो जो वो एतमाद करना चाहते हैं? वसीम साहब बिल्कुल इस देश के प्रधानमंत्री 2014 में वो संसद के जब प्रांगण में जाते हैं, उन्होंने संसद के प्रांगण में से कहा है
कि मैं इस देश के मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। आज मुस्लिम समाज हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है। वसीम साहब आपसे सवाल है, आपने कुछ देर पहले कहा था, आपने कुछ देर पहले कहा, वसीम साहब आपने कुछ देर पहले कहा कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो मुसलमानों को डरा रही हैं बीजेपी को लेकर। तो मुसलमानों को जब बीजेपी को लेकर मुसलमानों को डराया जा रहा है तो बीजेपी क्यों नहीं आती है उस तमाम खदशात को दूर करने के लिए कि बीजेपी आपकी पार्टी है, फिर सबका साथ सबका विकास कह देना ही काफी है। पिछले 60-65 सालों में डराया गया, लेकिन आज हमारा अल्पसंख्यक समाज पूरी तरह से इन चीजों को नकार चुका है और यहाँ का हमारा अल्पसंख्यक समाज ये समझ रहा है कि उस देश की बागडोर बहुत सुरक्षित हाथों में है। और इस देश के देखिए, आप बोलते हैं मुसलमान, आप बोलते हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से दूर है। आप ये बताइए, जिस मुल्क को सऊदिया अरबिया को जो पूरी दुनिया की मुसलमान कंट्री फॉलो करते हैं, वो सऊदिया बुला के अपने हमारे प्रधानमंत्री जी को सबसे बड़ा अवार्ड देता है, सबसे बड़ा अवार्ड देता है। और हमारे देश में चंद मुसलमान, हमारे देश में चंद मुसलमान उस प्रधानमंत्री को गलत शब्दों से यूज करते हैं। पूरे दुनिया के मुसलमान आज प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने सर पे बिठा रहे हैं। हमारी नीति और नियत एकदम साफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम 130 करोड़ की भारतीयों की बात करते हैं। हमारी पार्टी का नाम नहीं है भारतीय जनता हिंदू पार्टी, हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और आपकी पार्टी का नाम है मजलिस मुस्लिम इत्तेहाद। जो भी है आप बताइए, उसमें मुस्लिम, आप सिर्फ मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। आप 30% मुसलमान को अलग लेकर राजनीति करना चाहते हैं। इस देश के हिंदू ने हमेशा, इस देश का हिंदू सेकुलर रहा है, हमेशा इस देश के हिंदू ने हमें गले लगाया है, कुर्बानी करके खून से बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारा देश पे हक है और हमारे हक की बात किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे हुकूक की बात की है प्रधानमंत्री जी ने। हमेशा इस देश के 130 करोड़ आबादी वाले देश में उतना ही तवज्जो, उतना ही मान सम्मान हमारे समाज को और मुझे दिया गया है, मुस्लिम समाज को दिया गया है। बशीर साहब आपसे सवाल ये, 2014 में 24 सीटों पर MIM ने इंतखाब लड़ा था, अब ये वसी हो गई है, 51 सीटों पर आप इस बार इंतखाब लड़ रहे हैं। लेकिन अगर बात मकासद की जाए तो पार्टी का, MIM का ये कहना है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसी ताकतों की सोचो फिक्र से हम लड़ रहे हैं। और दिगर अगर वंचित की बात की जाए तो ऐसा ही उनका भी नजरिया है। जब तमाम लोगों का और तमाम पार्टियों का ऐसा ही नजरिया है तो फिर आप लोग एक साथ क्यों नहीं आते? फिर क्यों एक फ्रंट हमें दिखता हुआ बड़ा फ्रंट नजर नहीं आता? देखिए, ऐसा है कि जब अक़लियत जब उसके हुकूक मारे जाते हैं या हम कहते हैं नहीं, सबको यकसा इंसाफ मिलना चाहिए। आज हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो वोट बैंक करके हमको इस्तेमाल किया गया जी, इसके साथ हमारे जितने मसाइल जू के तू खड़े हैं, इसलिए हमें पिछले 20 सालों के अंदर महाराष्ट्र की विधानसभा में हमने आवाज बुलंद की। और इसके अलावा आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। कांग्रेस पार्टी जो भी हम जो विकास नहीं किया, ये जो कुछ नहीं किया, हमारे हुकूक जो है, तो क्या हम उसके लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको क्या ये हमारा मुल्क है? हमारे मुल्क के पार्लियामेंट में हमारे लीडर ने कहा है, जो बात है भीम के बारे में, नहीं तो इसके मतलब ये नहीं कि आप खामोश बैठे रहे। वसीम साहब एक सेकंड चुप हो जाइए, बशीर मूसा पटेल की बात सुन लेते हैं। बशीर साहब, हमारे अच्छे कामों को आप, जब MIM का मकसद ये है कि खास सोचो से लड़ना, उसकी मुखालिफत करना, आखिर ऐसी ही तमाम सोच वाले लोग क्यों सामने नहीं आ पाते? क्यों आपका फ्रंट नहीं दिखता सामने? वंचित के साथ आप नहीं कोलिशन कर पाए? हम चाहते बापू गांधी जी ने जो मैसेज दिया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया था, तो इस तरह से जो मोहम्मद अली जो आप जितने तब पे उस वक्त एक तरह का एक अच्छा माहौल था, कुछ लोग थे वो चले गए, लेकिन हमारे वसीम साहब एक सेकंड, मैंने बशीर साहब से सवाल किया, उसका जवाब ले लूं। आप दोनों ही आपस में बातें मत करें, आप दोनों ही आपस में बातें मत करिए प्लीज। हमारे बोलेंगे हम सुनेंगे, लेकिन आप अगर जिन्ना की बात करेंगे तो ये पूरा ये देश, देखिए ये बात बताओ, जब 47 में आजादी मिली तो हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानी दी है। आज जितने भी, देखिए ये बात आप मत कीजिए, ये देश है सबका है, हम इसी मुल्क में पैदा हुए, हम इसी मुल्क में, अपनी पार्टी का नाम आज भी है मजलिस इत्तेहाद आपने रखा हुआ है। सर क्या पार्टी को लेकर आप एक बात आपने शुरू कर दी वसीम साहब, ठीक है, खड़ा होगा अपने इंसाफ के लिए।
अब बशीर साहब, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। वक्त की बेहद कमी। वसीम साहब, आपके पास आना चाहेंगे। सबका साथ सबका विकास का नारा महाराष्ट्र में आकर कहीं ना कहीं खोखला साबित हो रहा है। आखिर मुस्लिम आपको किस बुनियाद पर वोट करें और आपके साथ क्यों रहें, बीजेपी के साथ क्यों रहें? आप बीजेपी को ये यकीन दहानी करानी होगी ना कि पार्टी उनकी है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने एक भी पूरे महाराष्ट्र में आवाज कहीं भी दंगा होने नहीं दिया है। एक भी कहीं आप देखेंगे कोई दुखद घटना नहीं घटी है इस देश के साथ महाराष्ट्र। वसीम साहब, जो मैं सवाल कर रही हूँ उसका जवाब तो दे दीजिए। घटनाओं पर कहाँ जा रहे हैं? वसीम साहब, जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब तो दे दीजिए। आपका आवाज समझ में नहीं है। वसीम साहब से सवाल, आप क्या बता रहे हैं? इस प्रदेश का मुसलमान, क्या इस प्रदेश का मुसलमान दुनिया से अलग है? क्या इस प्रदेश का मुसलमान तरक्की नहीं चाहता है? क्या इस प्रदेश का बिल्कुल चाहता है। तो बीजेपी को टिकट देना चाहिए था ना। फिर एमआईएम पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। एमआईएम पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। वसीम साहब, वसीम साहब एक सेकेंड। वसीम साहब एक सेकेंड। वसीम साहब, बशीर साहब एक सेकेंड। वसीम आर खान साहब, आप ये कह रहे हैं एमआईएम पर इल्जाम लगा रहे हैं उसकी पार्टी को लेकर और उसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछती हूं कि जब बीजेपी मुसलमानों को एक टिकट भी नहीं देती, फिर आप मुसलमानों से किस बुनियाद पर वोट चाहते हैं कि मुस्लिम आपके साथ आए? 51 सीटें एमआईएम ने दी है, उसमें कितने हिंदू भाई हैं ये भी तो देख लीजिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो उसमें हमारे हक है, हमारी आजादी है, उसमें बोलने की आजादी है। ये हमारा मुल्क है, हम अपने आवाज को बुलंद करें। क्या आपस के अंदर नफरत को खत्म किया जाए, मजलूमों के साथ भी इंसाफ किया जाए? ये सिर्फ बातें मत कीजिए। मिलना चाहिए, हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए। कैंडिडेट को मिलना चाहिए। आपने एक भी टिकट भी नहीं दिया, किस बात का आप बोल रहे हैं? क्या निगम मिला इसके लिए आप संगठन में रहकर काम कर रहे हैं, अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। आने वाले हमारी जड़ें इंशाल्लाह जरूर मजबूत होगी और इंशाल्लाह और होगी। क्यों? जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक नहीं। अगर आप सेक्युलर की बात करते हैं तो आपने कितनों को टिकट दिया बताइए ना। अगर जो आप टिकट की बात कर रहे हैं तो आपके अंदर सेकुलरिज्म का है, हमारे आपके पास है, हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने कुछ टिकट दिए तो हमको इसमें जाना है ना। जब हमारी पार्टी जब है जो सबके साथ में इंसाफ चाहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर ने जो हुकूक हमको दिए, उससे हम बात करेंगे। हम ये चाहेंगे कि इसको खड़ी रही उस कांग्रेस पार्टी के साथ, इसलिए हम मुसलमानों को दलित से भी पिछड़ा कर दिया है। जिस 65 सालों में मुसलमान, ये आप कांग्रेस से पूछे, हमको मालूम है क्या करना है। आपके लोग, कांग्रेस ने नहीं किया तो हम उसको बताएंगे। उस कांग्रेस के साथ में खड़ी थी। आप भूल गए 2009 में आपके असदुद्दीन अवैसी साहब किसके साथ में थे? आप भूल गए 2004 में ये बात किसके साथ थे सर? के बारे में क्यों नहीं हम नहीं कह सकते कि फलाने आप इसके साथ में थे। आज आप किसके साथ में हो खुशहाल हो रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आज यहाँ का मुसलमान तरक्की हो रही है, आपके पेट में दर्द हो रहा है। इतना काबिल आदमी हमेशा हक की बात की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हक बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ये देश समझ चुका है आप लोगों की आवाज बुलंद की है पार्लियामेंट में कि भाई इस मुल्क का दस्तूर जो है इस दस्तूर के मुताबिक चला जाएगा। आप इससे आउट जाएंगे तो बिल्कुल आवाज मजदूर नहीं है, हम मुसलमान भाई आपको निगम मुबारक हो। नहीं घूमेगा। देखिए वसीम साहब, आपको अपना निगम मुबारक हो। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, रोजगार चाहता है और मोदी जी का साथ चाहता है। हम बिल्कुल मोदी जी का साथ चाहता है। हमारे हमारे बैरिस्टर साहब है पूरे देश में कई ऐसी सीट है जहां मुसलमानों ने झोलियां भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। बिल्कुल दिया है। देश का गौरव दुनिया के मुस्लिम ममालिक बुला के मोदी जी को सम्मान दे रहे हैं। वहां पे भी क्या देखिए हमारे प्रैक्टिकल आप मुसलमानों को क्या दे रहे हैं सर? मुसलमानों के लिए आप आइंदा 5 सालों में क्या कुछ लेकर आएंगे? क्या मंशूर में आपने शामिल किया है ना? वो हमारे पार्टी के अंदर जो बशीर खान साहब, आपको रोकना चाहूंगी, बात नहीं कर रहे हैं। आने वाले 5 सालों में अगर आपकी सरकार बनती है तो आप मुसलमानों के लिए क्या कुछ करेंगे? व्यक्ति तक देखिए 11% मुस्लिम आबादी है महाराष्ट्र में, आप मुसलमानों के लिए क्या करेंगे? या फिर नगर निगम तक ही आप उनको सहूलियात देंगे? सना मैडम मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, जिस तरह से बेटा बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा। मुसलमानों को छला गया, दबाया गया, कुचला गया, बेरोजगार किया गया, ठीक है, उसको पढ़ाई से दूर किया गया।
आज मुसलमान दलित से भी पिछड़ा हुआ है। जितनी भी स्कीमें 2014 से अब तक लागू हुई हैं, चलिए आपने ये मान लिया, ये बहुत बड़ी बात है। उज्ज्वला वरना बीजेपी यही नहीं मानती है कि मुसलमान दलित से भी पीछे है। हम लोग आने वाले दिनों में आने वाले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, इनकी रिपोर्ट है, कांग्रेसी की रिपोर्ट है, और तब ये सरकार में भी थे 2009 में। तब इस रिपोर्ट का हवाला हम इतिहास हमेशा देते रहते हैं। 2009-2004 का आप लोग साथ में थे मैडम। हम मुसलमानों की बात नहीं करते, हम 130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। पंक्ति में हर उस व्यक्ति तक हमें पहुंचना है जो पंक्ति में हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है जो जरूरतमंद है, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रांत का हो। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहते हैं। हम सबका साथ, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करेंगे मैडम। इस देश में बहुत हो गई हिंदू मुसलमान की राजनीति। अब इस देश का 130 करोड़ आबादी वाला देश शांति चाहता है, शांति से है, उसको रहने दीजिए। आप अच्छा ओपोजिशन बन के अपनी भूमिका निभाइए। आप आज देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने आपको नकार दिया है। आज बशीर मूसा साहब आपसे सवाल, मुसलमानों ने आपको नकार दिया है। वसीम साहब आपको रोकना चाहूंगी। बशीर मूसा साहब, आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी, तो आपसे सवाल ये कि 288 सीटें महाराष्ट्र में हैं, ऐसे में 51 सीटों पर ही एमआईएम ने उम्मीदवार उतारे हैं। अगर बात असदुद्दीन ओवैसी की जाए तो गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक जलसा किया और उस जलसे में कहा कि एक अपोजिशन, तहकीकी अपोजिशन का किरदार एमआईएम अदा करेगी। 288 सीटों का मुकाबला 51 सीटों से आप कैसे करेंगे? वो आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा, मतदार बताएंगे। आप ये देखिए इंशाल्लाह क्या नतीजा आता है। कितनी उम्मीदें हैं, कितनी सीटें ला सकते हैं? 24 सीटों पर 2014 में हम ये चाहते हैं, एमआईएम ने इंतखाबी मैदान में अपना परचम लहराया था, जिसमें से 2 सीटें आपके खाते में गई थी। इस बार 51 सीटों के साथ आप हैं, कितनी सीटें आ सकती हैं, कितने मुतमईन हैं आप? देख आने वाला समय ही बता देगा, वक्त दूर नहीं है। इंशाअल्लाह हमारी मजीद सीटें आएंगी, इतने हमारे समाज से हमको, क्योंकि सच्चर कमेटी जो बनी इसमें आज तक इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सर वो ये समाज दलितों से भी बिछड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो और सच्चर कमेटी के ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, इस देश का मुसलमान दलित से भी पिछड़ा हुआ है। पिछले 2014 से अब तक हमेशा से हमारे आदरणीय अल्पसंख्यक मंत्री कोई एक्शन नहीं हुआ साहब हमेशा मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत स्कीम लाके क्या किया है? अकलियती बजट में कमी कर दी है, अकलियतों के बजट में कमी कर दी है। वसीम खान साहब, आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा स्टैटिस्टिक्स क्या है उस पर भी नजर डालें। आपने कहा हमने ट्रेनिंग की कि महकमे अकलियती उमूर में हमारी 31 काफी काम किया, क्या काम किया है? बजट में कमी नहीं कर दी, क्या ये तल्ख हकीकत नहीं? देखिए बातें करने से काम नहीं चलेगा, आप काम करके बताइए, आप काम करके बताइए। ये बिल्कुल गलत बात है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज तक मैंने अमल नहीं किया। सर आप थोड़ा इस पे गौर कीजिए, थोड़ा आप जैसे नहीं, आप पहले स्टडी कीजिए, फिर आप बताइए कि क्या इंसाफ मिला है। रिपोर्ट है बिल्कुल। वसीम खान साहब, आप तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है क्या? किसकी 65 साल हुकूमत रही? वसीम खान साहब, आप मुझे शायद नहीं सुन पा रहे हैं। अगर सुन पा रहे होंगे तो आपने कहा कि महकमे अकलियती उमूर ने काफी काम अकलियतों के लिए किया है। क्या ये सच नहीं, तल्ख हकीकत नहीं कि गुज़िश्ता दिनों बजट भी कम कर दिया गया अकलियतों का, जो पहले दिया जा रहा था वो भी नहीं दिया गया? क्या आप इसको कहते हैं सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास? सर मैडम इन्होंने पढ़ा नहीं है अभी तक सच्चर कमेटी। ये बातों से काम नहीं चलेगा। आज पूरे वसीम भाई बातों से काम नहीं चलेगा। आज 2 लाख कीजिए मैडम, ये देश के गौरव की बात है, गर्व की बात है कि आज देश से, आपके हिंदुस्तान से पिछले इस 2019 में 2 लाख हाजी हज करने गए। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान दूसरा ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा 2 लाख हाजी हज करने गए हैं। पूरे हिंदुस्तान में वक्त हमारी जो आबादी है, ठीक है, हज करने गए हैं, बजट नहीं कम किया है क्या? कम नहीं किया क्या? बजट दिया जाता था वो कम नहीं किया गया क्या? हजारों हमने घर बनवाए हैं, हजारों हमने टॉयलेट बनवाए हैं। मैडम आप किन किन चीजों को नकारो? सर मैं नकार नहीं रही हूँ, आदादोशुमार ये बताते हैं। वसीम खान साहब, आदादोशुमार ये बताते, मैं मेरे नकारने और नकारने से कुछ नहीं होने वाला। आदादोशुमार और जो स्टैटिक्स है वो ये बताते हैं। जो हमारे
जो हमारे भाई हैं उनकी बात मैं जो कर रहा हूं पटेल साहब की, कि जो देखिए, हमारे अच्छे काम हो रहे हैं ये सारे तायद कीजिए। ये आंकड़े गलत है। हाजी अपने पैसे से जाता है, हाजी अपने पैसे से हज को जाता है। कोटा बढ़ाया, वो कोटा सऊदी अरब ने बढ़ाया। हमने पहले हमारे प्रधानमंत्री हमारे सच्चर कमेटी की बात कीजिए, वजीर जनाब मुख्तार सच्चर कमेटी की बात कीजिए। राजनीति को इतना स्तर मत गिराइए, बिल्कुल बेबुनियाद बात है, रहने दीजिए, बेबुनियाद बात है, करिए। जो काम हो रहे हैं बुनियाद की बातें हैं, बच्चों को हमने इस तरह से हजारों बच्चों को हमने आपके दावे स्कॉलरशिप की रकम भी कटौती की गई है सर, 400 बच्चे स्कॉलरशिप की रकम में भी कटौती की गई है मैडम। आपको ये भी मालूम होना चाहिए। 400 बच्चे आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हम सैकड़ों बच्चों को आईएएस की फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हज कमेटी में हाजी अपने पैसों से जाता है सर, 2 लाख का कोटा हमारे और जीएसटी के हवाले से क्या कहेंगे कि हज पर जीएसटी कितना 2 लाख किया है, 1 लाख आप हज पर जीएसटी कौन ले रहा है सर? हज पर कितनी जीएसटी होगी वसीम साहब, इसका जवाब क्या देंगे आप? एक पैसा नहीं दिया है। देखिए जीएसटी भी आप मेरी अपने पैसों से ये हज का बहुत सेंसिटिव मैटर है। एक मिनट आप मुझे दे दीजिए, मैं इसकी बिल्कुल आप कहें तशी करें। बशीर मूसा साहब आपके पास लौटूंगी, सुन लीजिए। आज देखिए हाजी खत्म होने के बावजूद भी हमारा वो जो 7,000 करोड़ रुपया रिजर्व किया गया है बच्चियों की पढ़ाई के लिए, हज बहुत सस्ता हुआ है। हज सस्ता हुआ है, जीएसटी भी घटाई गई है। अच्छा, हज सस्ता हुआ, जीएसटी भी घटाई गई है। हमने वो जो हज सब्सिडी हवा में बातें कर रहे हैं वसीम खान साहब, ऐसा महसूस हो रहा है। आप रकम तो देखिए, आप रकम तो देखिए कितनी रकम कर दी गई है मैडम। आज नहीं आप जीएसटी की मार से तबका परेशान है। आज बहुत सस्ता हुआ, जीएसटी की मार से तबका परेशान है। नोटबंदी आप लेकर आए, जीएसटी आप लेकर आए, इसको लेकर बीजेपी खुलकर बातें ही नहीं करती। अब तो बीजेपी भूल गई है नोटबंदी। पता है कि नाकाम रही नोटबंदी और जीएसटी का जो अमल आपकी तरफ से किया गया। मयार कितना ऊंचा हुआ है। एक आम हिंदुस्तानी जो हाजी है उनसे पूछिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमें जरूरत नहीं है। आज हमारे आज हाजी किसी का मुद्दे से भटक रहे हैं। बशीर मूसा साहब आपसे सवाल ये, बशीर मूसा साहब आपसे सवाल ये, एमआईएम पर ये इल्जाम लगते रहे हैं हमेशा से ही कि बीजेपी की बी विंग है। ऐसे में जिस सोचो फिक्र के खिलाफ आप लड़ना चाह रहे हैं और वंचित अघाड़ी की अगर बात करें, इसी तरह से दीगर पार्टियों की बात करें, मकसद इन तमाम पार्टियों का एक है कि मखसूस सोचो फिक्र से लड़ना। फिर आप तमाम लोग एक साथ क्यों नहीं आ पाते? जब एक खास सोचो फिक्र से लड़ना है तो एक बड़ा फ्रंट क्यों नहीं दिखाई देता हमें? देखिए, जो आप बात मुझसे पूछ रहे हैं जी, उन लोगों से पूछिए जो एक नहीं हो रहे हैं। तो हमारी पार्टी की तो ख्वाहिश है, कोशिश है कि भाई जो मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर इंसाफ कीजिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। और एक इस तरह से बात करना कि हाजियों को हमने हाजी अपने पैसे से हज को जाता है, सब्सिडी देता है। फिर आप हज पर आ गए, से बात करना सच्चर कमेटी पे फिर आप हज पर आ गए। वसीम साहब, देखिए आपसे सवाल ये किया था किस बुनियाद पर आपको वोट दे मुसलमान महाराष्ट्र का, आपने एक भी टिकट नहीं दिया। आखिर में इसका जवाब दे दीजिए, वक्त की बहुत कमी है। देखिए मैडम, टिकट देना नहीं देना देखिए विषय नहीं है। आप जो चेहरे हमारी पार्टी की पॉलिसी जो है, जहाँ पे जो नाइंसाफी हुई है, जो हमारा मकसद है सारे मुसलमानों हर एक के साथ इंसाफ से काम किया जाए। हम चाहते हैं इंसाफ से काम किया जाए। ये हमारे उसको तरक्की चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, जो कि हमारे इस प्रदेश के मुखिया देवेंद्र फडणवीस जी ने कर दिखाया। मैडम, पिछले 5 साल का वक्फा, पहले हमारे नौजवान 2014 आने वाले 5 सालों में देखना ही होगा कि ये जो वादे किए जाते हैं वो वफा होंगे या नहीं, या फिर मंशूर में जो नए वादे किए गए हैं उस पर किस हद तक अमल दरामद किया जाएगा। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।